स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। प्रीतम कुमार पटनायक है, कमोडिटीज और करेंसी हैंडल करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। साथ ही अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी हैं IIFL सिक्योरिटीज से। रविंद्र राव हैं, वीपी और कमोडिटी रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही नरेंद्र तनेजा होंगे, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, जिनसे हम क्रूड मार्केट की चाल समझेंगे। और साथ ही आगे हमारे साथ रुपेश गोयल होंगे, जिनसे हम ग्वार मार्केट की चाल समझेंगे। प्रेम राज ताराचंद के डायरेक्टर है। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं टॉप 10 खबरें कि कहां आज ज्यादा एक्शन है। गोल्ड की बात करें तो तेजी शुरुआती सुस्ती के बाद अब बढ़ती जा रही है। 52,600 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। चांदी में हालांकि गोल्ड के मुकाबले तेजी थोड़ी कम है, 61,700 रुपए के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। MCX क्रूड अच्छी तेजी दिखा रहा है, हालांकि ब्रेंट में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। और नेचुरल गैस में 3 से 4% तक की MCX पर आज तेजी दिख रही है। 495 रुपए के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। बेस मेटल्स की बात करें तो पिछले हफ्ते खास करके फ्राइडे में जिस तरह की तेजी आई थी, वो तेजी यहां पर एल्युमिनियम को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी बेस मेटल्स में कंटिन्यू होती दिख रही है। आज जिंक में सबसे ज्यादा तेजी यहां पर दिख रही है, कॉपर 705 के आसपास। और अब लग रहा है कि बेस मेटल्स की डिमांड चाइना से बेहतर रह सकती है। जिस तरह से वहाँ के पर स्थिति बदली है और वहाँ पर अब कोशिश की जा रही है प्रॉपर्टी सेक्टर को रिवाइव करने की, तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो वहाँ पर कीमतों को सपोर्ट कर सकते हैं। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंता, जहाँ पर सिंथेटिक सप्लाई की चिंता बरकरार है, 960 रुपए के आसपास MCX पर मेंता ऑयल ट्रेड कर रहा है। कॉटन की बात करेंगे तो तेलंगाना से जो खबर आ रही है कि कम यील्ड की संभावना है वहाँ पर, 33,250 के आसपास। हल्दी बुआई में देरी से सपोर्ट है, 7,600 के ऊपर। जीरा कमजोर है और धनिया दायरे में कारोबार कर रहा है। चलिए, लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल को लेकर, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह का एक्शन दिख रहा है, खास करके MCX में तेजी बहुत अच्छी दिख रही है, 7,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है और क्या व्यू है आपका क्रूड पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से चाइना से पॉजिटिव आउटकम्स निकले हैं, जीरो कोविड पॉलिसी और कोविड से जो रिस्ट्रिक्शन हटने की बात सामने आई है, एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के प्राइस ऊपर आ सकते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था मार्केट एक रेंज में ही क्लोज हुआ है, इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों ही साइड में। बट उसके साथ साथ अगर देखें तो लोअर लेवल से एक रिकवरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जिस तरीके से बेस मेटल रिकवर हुए हैं डिमांड की वजह से, हमारा मानना है कि क्रूड के अंदर भी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 7,180 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 7,050 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 7,350 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 7,400 का कॉल ऑप्शन करीबन 54 रुपए के आसपास चल रहा है, काफी सस्ता प्रीमियम पे मिल रहा है ये। तो इसको खरीदारी कर सकते हैं। 20 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर 90 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शन साइड जाए तो 7,400 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। ओके, यानी फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस के जरिए जाना है तो 7,400 के स्ट्राइक के ऑप्शंस आप क्रूड की खरीद सकते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, US ट्रेजरी सेक्रेटरी का जिस तरह से बयान आया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर भारत चाहे तो खरीदे, वो उनकी जो प्राइस कैपिंग है उसके ऊपर भी खरीदे या नीचे भी खरीदे, रूस से कितना भी क्रूड इंपोर्ट करे, इस तरह के बयान से क्या मतलब निकाला जाए सर? देखिए, मतलब बड़ा सीधा है कि अब पश्चिम के देशों को ये बात समझ में आने लगी है कि अगर रूस के तेल के खिलाफ जो सैंक्शंस की बात हो रही है उनको टाइट करते हैं, या फिर भारत जैसे जो बड़े उपभोक्ता हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, उसको कहते हैं अब रूस से ना ले पाए। अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो सप्लाई कंसर्न है, मतलब सप्लाई साइड में क्रूड ऑयल में दिक्कत आ जाएगी। और जब सप्लाई साइड में दिक्कत आएगी तो कीमतें ऊपर जाएंगी। और जब भी तेल की कीमत ऊपर जाती है तो वो उपभोक्ता जो सबसे ज्यादा वोकल होता है, आकर के बिल्कुल प्रोटेस्ट करता है और शिकायत करता है, वो अमेरिका का उपभोक्ता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका है। तो अमेरिकन कंज्यूमर को महंगा तेल खरीदने की तो आदत ही नहीं है। भारत में तो फिर भी लोगों को आदत है। तो इसलिए उनको अब समझ में आया है कि भाई ठीक है, सैंक्शन
लगाओ, यूक्रेन के खिलाफ राजनीति करो, लेकिन जो दुनिया में जो रूस का जो तेल है, जो काफी भारी मात्रा में आता है, बहुत बड़ा रूस जो है प्रोड्यूसर है तेल का, लगभग 11 से लेकर के 12 मिलियन बैरल का तेल का वो उत्पादन करता है। अगर वो बाजार से गायब हो जाएगा तो फिर उसके बाद दिक्कत आनी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। अमेरिका में महंगाई, इन्फ्लेशन ज्यादा है, यूरोप में महंगाई ज्यादा है, ब्रिटेन में ज्यादा है, भारत में भी महंगाई ज्यादा है। अगर महंगाई पर काबू पाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनको काबू में रखा जाए। और अगर आप रूस के तेल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देते हैं, भारत जैसे देश पर भी आप दिक्कतें पैदा करते हैं, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, महंगाई ऊपर जाएगी और उससे ज्यादा परेशान पूरी दुनिया तो होगी, लेकिन वही देश सबसे ज्यादा होंगे जो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये बयान सीधा बताता है कि उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अब अर्थशास्त्र हावी हो गया राजनीति के ऊपर और उनको समझ में आने लगा है कि भारत जैसे देश को अगर जो है रूस का तेल नहीं खरीदने देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था और खुद उनकी अर्थव्यवस्था उसको भी चोट पहुंचेगी। सर, अब प्राइस की बात कर रहे थे, प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है ब्रेंट क्रूड वापस से 100 के ऊपर जाने की संभावना है क्या अब भी? नहीं, 100 के आसपास तो जा सकता है। देखिए, अभी अमेरिका के चुनाव खत्म हो गए, जो बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका ने सऊदी अरब पर डाल रखा था कि तेल की कीमतें जो ऊपर मत जाने दो, तो सऊदी अरब ने उनकी बात को 70% नकार दिया, लेकिन 30% मान भी लिया। वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि थोड़ी सी स्थिरता आपको दिखी पिछले खासतौर से 2-3 हफ्ते के अंदर। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतलब ये है कि जो अब सऊदी अरब जो है, खासतौर से सऊदी अरब और इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो भी इसमें शामिल है और रूस भी शामिल है। रूस को भी ज्यादा पैसा चाहिए। तो कुल मिलाकर ओपेक प्लस के जो देश है, अब इनका प्रयास रहेगा किसी तरीके से तेल की कीमतों को $100 लेकर के जाओ। अच्छा, हालांकि डिमांड साइड पे अभी थोड़ी इश्यूज हैं, क्योंकि चाइना में काफी प्रतिबंध है और कई देशों में और जो है भी वो डिमांड पूरी तरह वापस नहीं आई है। हालांकि भारत में वापस आ गई है, भारत में और 3% की ग्रोथ की भी संभावना यहाँ करार है। तो लेकिन खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप देखते हैं तो वो डिमांड साइड में भी कंसर्न बनी हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनके पास जो भी हथियार है, खासतौर से जो प्रोडक्शन कट है, उसको यूज करेंगे और ये $100 पर बैरल पे ये स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और जब तक ये $100 पर बैरल पर ब्रेंट को स्टेबलाइज नहीं कर देते, ओपेक चुप बैठने वाला नहीं है। और सऊदी अरब खासतौर से, क्योंकि उनको 100 चाहिए और रूस को भी $100 चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये, लेकिन इतना आसान सब कुछ नहीं होता बाजार में कि ये जो वो चाहेंगे हो जाएंगे, क्योंकि ओपेक के खिलाफ बहुत आवाज उठ रही है। अमेरिका की संसद में तो बिल आ गया है कि जो ओपेक के खिलाफ एक फ्रंट खड़ा करना चाहिए सारे उपभोक्ता देशों को। अमेरिका उसमें अग्रणी होना चाहता है, जिससे कि जो भी ओपेक के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन वो एक अलग बात चल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो 100 पे लाने का उनका प्रयास है। फिलहाल अगर हम 2 से लेकर के 6 हफ्ते का होराइजन देखते हैं, तो बैंड जो है वो $90 पर बैरल से लेकर के $110 पर बैरल, इसको हम अगर लेकर के चले तो वो भी पूरा होगा। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, वक्त निकाला आपने और क्रूड मार्केट की पूरी एनालिसिस की, किस तरह से मार्केट रह सकता है और क्या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी फिलहाल बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते, वायदा बाजार की हम बात कर रहे थे। रविंद्र जी, आपका व्यू क्या है, वायदा बाजार के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होगी आपकी? क्रूड में विश्व मोहन जी, राइट? जी, क्रूड में ही सर। वेल आई थिंक क्रूड में लास्ट वीक में हमने इनिशियली तो एक दबाव देखा था, मेनली बिकॉज EIA ने अपना जो डिमांड फोरकास्ट है 2023 के लिए उसे डाउनग्रेड किया है। लेकिन चाइना को लेके जो इनिशियली जो फियर था कि वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रेशर था, डिमांड कंसर्न्स क्रिएट हुए थे। लेकिन अभी जो उन्होंने क्वारंटीन रूल्स थोड़े से रिलैक्स किए हैं, आई थिंक दैट इज समवेयर पॉजिटिव फॉर क्रूड प्राइजेस। और हो सकता है कि थोड़ा सा सप्लाई टाइटनेस की तरफ फिर से एक फोकस आए एंड दैट माइट सपोर्ट क्रूड प्राइजेस। और हो सकता है कि क्रूड के प्राइजेस यहाँ से एक मूव की तरफ जाए। WTI की बात करें तो आई थिंक $90 वुड बी एन इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर $90 के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये फिर से आई थिंक बुल्स माइट टारगेट 94, जो कि जहाँ से 2 बारी प्राइजेस नीचे आए हैं। That might become a triple top और उसके ऊपर ब्रेकआउट जाता है तो आई थिंक इट माइट टारगेट $97-98। तो मेरे हिसाब से बायस अभी भी पॉजिटिव है। लोअर लेवल्स पे $85 का एक स्टिफ सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रीच हो जाता है तो थोड़ा सा जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेट हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक जब तक $85 होल्ड है, मेरा भी बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 7140 से कुछ सपोर्ट और वो एक बाइंग जोन रहेगा, वहाँ पे बाइंग अट्रैक्ट होना चाहिए। और अपसाइड वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7300। स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 7050 का रख सकते हैं।
प्रीतम, आपकी कॉल क्या होगी क्रूड पर? दोनों जानकारों को तो लगता है पर खरीदे, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। अनुज जी बोल रहे थे, आपकी सलाह क्या होगी? मेरा भी रुझान तेजी की तरफ ही है। कहीं ना कहीं लगता है कि क्रूड 71-80 के आसपास खरीद के चले तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा एट 7120 की तरफ, और टारगेट प्राइस रहेगा 7260 का। ये आई थिंक बुलिशनेस इज कंटिन्यूड एंड इंट्राडे बेसिस पे भी और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी आई थिंक क्रूड। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड में अच्छी तेजी दिख रही है। अनुज जी, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड को लेकर? विष्णु जी, देखिए गोल्ड अगर आप पिछले 2 हफ्तों से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली देखी है। दिवाली के बाद से एक टर्न अराउंड इसमें देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट अगर हम लो से देखें तो करीबन $120 के आसपास यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर में रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो करीबन 106 के आसपास आ गया है, तो वहाँ पर भी एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड बना है वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बाय साइड में ही ट्रेड देखना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 1780 $1800 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं एमसीएक्स में 52,400 के आसपास खरीदारी, 52,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 52,800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी का ही ट्रेड रहेगा। अभी करीबन 21.40 के आसपास इंटरनेशनल प्राइस चल रहे हैं। इन डोमेस्टिकली 61,700 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा। करीबन 61,200 61,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 60,450 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 62,500 से लेकर 63,000 तक मुझे लगता है कि इस हफ्ते लेवल देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में $22 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक ऑप्टिमिज्म गोल्ड सिल्वर में देखने को मिला है। हमें लगता है कि बाई साइड में मार्केट रहना चाहिए गोल्ड सिल्वर का। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। उनको लग रहा है जो कंटिन्यू हुई है खरीदारी ये जारी रह सकती है इस हफ्ते भी। आपको भी लगता है रविंद्र जी? यस, मेरे हिसाब से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमने देखा है लास्ट 2 वीक्स में गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 9% बढ़े हैं, और डॉलर टर्म्स में देखें तो इट इज $150 अप फ्रॉम द लो लेवल 1622 का जो लो लगाया था जहां पे ट्रिपल बॉटम बना था। तो $150 काफ़ी हो जाता है इन जस्ट 2 वीक्स। तो मेरे हिसाब से एक करेक्टिव डिप के लिए वेट करना चाहिए। इंटरनेशनली भी मेरे हिसाब से $1780 का एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 1808 का एक 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं करेक्टिव डिप आ सकता है। और इस वीक में आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेगा यूएस रिटेल सेल्स का डेटा, क्योंकि हमने लास्ट 2 हफ्ते से जो भी यूएस से डेटा प्रिंट आए हैं आई थिंक दैट हैज बीन नेगेटिव, जो कि गोल्ड को सपोर्ट किया है। डॉलर में हमने करेक्शन देखा है उस वजह से। बट रिटेल सेल्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। अगर वो होता है तो फिर डॉलर में हमें रिकवरी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने इस स्टार्ट ऑफ द वीक में देखा है। और हमारा ये मानना है कि 107.50 तक डॉलर इंडेक्स एक बार जा सकता है, जहां से फिर से एक बार सेलिंग अट्रैक्ट हो सकती है। तो तब तक हो सकता है कि गोल्ड पे थोड़ा सा एक साइड नेगेटिव बायस बना रहे। और अगर आज का मूव देखें स्पेसिफिकली तो रुपी में हमने एक डेप्रिसिएशन का मोड देखा है। 80.50 से अभी अराउंड 81.22 के आसपास चल रहा है स्पॉट। तो वो उसने गोल्ड को एक पुश दिया है आज के सेशन में। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो वो अभी भी अराउंड $10 नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनली थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक एक बार शॉर्ट किया जा सकता है टुवर्ड्स 52,700, 52,400, 52,350 तक प्राइस आ सकता है, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बट इन लेवल्स पे बाय करना मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी हो सकती है। तो आई वुड गो विद अ शॉर्ट बेट। छोटा स्टॉप लॉस है 52,800 का, और 52,400, 52,200 के आसपास आता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग जोन। तो यहाँ पर बाय करना मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। ओके, आपका व्यू प्रीतम क्या होगा गोल्ड और सिल्वर को लेकर? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं तेजी मेंटेन रहेगी, बट जैसे रविंद्र ने बोला अभी इस रेट पर नहीं खरीदूंगा, थोड़ा डिप आता है टाइम पे हमको बाय करके चलना चाहिए। गोल्ड में मेरे को लगता है 52,400 का लेवल दिखाता है, तो एक इंटरेस्टिंग लेवल है इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करने का। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 52,250 का, एंड टारगेट प्राइस रहेगा 52,600 एंड 700 लेवल का। रही बात सिल्वर की, सिमिलरली सिल्वर भी यदि 61,500 जो अभी जस्ट दिखा के भी आया है रेट, वापस उस तरफ डिप करता है तो एक बार बाय कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग रेंज में मूव करेगा मार्केट। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 61,200 एंड टारगेट रहेगा 62,000 फर्स्ट लेवल में। बट ये अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मैं आपको सलाह दूंगा। ओके, चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं।
पिछले हफ्ते अच्छी रिकवरी दिखी थी और हफ्ते के आखिर आते आते तो जोरदार भी तेजी दिखी और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा लीड कर रहा था, लेकिन एल्युमिनियम में आज दबाव है, लेकिन बाकी काउंटर देखे जिंक, कॉपर और लेड आज भी तेजी दिखा रहे हैं। जिंक यहाँ पर लीडर है, आज 273 रुपए के आसपास M6 पर है। रविंद्र जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? वेल, बेस मेटल्स में आई थिंक जिंक एक अच्छा पिक होगा। इवन कॉपर इज अ गुड पिक, लेकिन कॉपर में मैं थोड़ा सा डिप का वेट करूंगा, क्योंकि कॉपर में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है, प्लस चाइना का जो न्यूज है ऑन क्वारंटाइन रिलैक्सेशन, आई थिंक वो थोड़ा सा पॉजिटिव है बेस मेटल्स, ओवरऑल बेस मेटल्स के लिए। और फंडामेंटली भी हमने देखा है कि कॉपर में इन्वेंट्रीज काफी लो लेवल्स पर है, तो वो भी सपोर्ट करेगा। बट आई वुड वेट फॉर अराउंड 698 लेवल्स टू गो लॉन्ग। मुझे लगता है कि कॉपर में ओवरऑल 714 से 715 तक आ सकता है, जो कि हमने ये वीकली कॉल में भी बताया है। इसके अलावा आई थिंक जिंक मुझे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा लग रहा है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 274.50 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। डिप में बाय करना चाहिए, और अगर 274.50 निकाल देता है तो आई थिंक दिस माइट एक्सटेंड टू 277.50 278। सो जिंक एंड कॉपर ये दो पिक है, लेकिन जिंक वुड बी बेटर पिक। कॉपर अगर डिप आता है तो डिप में बाय कर सकते हैं। जिंक को लेकर कन्विक्शन ज्यादा है, कॉपर खरीदना है तो डिप का इंतजार करे। जिंक को 271 पे खरीदे, करंट लेवल से 2 रुपए नीचे, 270.50 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 270। अनुज जी, कोई एक टॉपिक अगर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे बेस मेटल्स में? जी, वैसे तो कॉपर ही है। कॉपर में करीबन 700 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 693 का लगाएं, टारगेट 710 तक हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि कॉपर के साथ साथ एल्युमिनियम भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छी रिकवरी हमने एल्युमिनियम में आती हुई देखी है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों ही रहेंगे, बट अगर टॉपिक है तो मुझे लगता है कि 700 के आसपास कॉपर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी, आपकी पिक क्या है बेस मेटल्स में? हाँ, तो मेरी पिक भी कहीं ना कहीं कॉपर ही है। आई थिंक जैसे अनुज ने बोला, कहीं 701 लेवल पे आता है तो कॉपर बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मैं थोड़ा टाइटर दूंगा 698 का, और टारगेट प्राइस रखूंगा 705 का फर्स्ट लेवल। चलिए, ग्वार में भी आज जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, करीब करीब 4% तक की तेजी यहां पर ग्वार में दिख रही है। ग्वारगम की बात करें तो 10,700 ग्वारगम का दिसंबर वायदा और ग्वार सीड 5300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ रुपेश गोयल जी हैं, पीएम राज ताराचंद के डायरेक्टर है श्री गंगानगर से। सर, आपका स्वागत है। क्या लग रहा है सर, ग्वार के उत्पादन को लेकर आप लोगों का जो अनुमान है, क्या उस उत्पादन में क्या और आप लोग नीचे की तरफ उसको रिवाइज कर रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। ग्वार का जो अनुमान जो एक ट्रेड ने 1 करोड़ बोरी के अप्रोक्सीमेट माना था, उसको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो आमदनियां पिछले 40 दिनों से मंडियों में आ रही हैं वो 1 करोड़ बोरी की फसल को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। हरियाणा तो टोटल क्रॉप फेलियर जैसा है, गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी 100, 200, 300 बोरी ग्वार आ रहा है। तो नहरी इलाके में रुपेश जी, नया अनुमान क्या है ग्वार उत्पादन को लेकर? सॉरी सर, आपकी आवाज। नया अनुमान आप लोगों का क्या है ग्वार उत्पादन को लेकर? 85 लाख बोरी यानी 85 लाख क्विंटल का एक अनुमान जो है, 15% इसमें डाउन ग्रेड मैंने अपने टारगेट में किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ये भी देखनी पड़ेगी कि सिर्फ एक नागौर जिले को छोड़ के बाकी सब जगह आमदनियां बहुत कम आ रही हैं। गुजरात सिर्फ 2500 बोरी रोज आ रही है, पूरे गुजरात में सिर्फ 2500 बोरी पिछले 5-10-15 दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ नहीं रही है आमदनियां। ओके सर, तो दो कारण है, एक तो फसल जो लास्ट सितंबर में जो बारानी बेल्टों में बारिश नहीं हुई उसने ग्वार के यील्ड को बहुत प्रभावित किया, और दूसरा ग्वार का जो सीजन है वो पिछले साल के मुकाबले 25% कम से स्टार्ट हुआ, तो किसानों ने भी काफी माल होल्ड किया है। तो आमदनियां नहीं बन पा रही हैं। एक्सपोर्टर और जो ट्रेडर थे जिनको बड़ी क्रॉप लगती थी शॉर्ट सेल में थे, और पैनिक जो उनकी बाइंग हुई है, जिससे 20 रुपए किलो गम में और अराउंड 700 रुपए ग्वार में इंस्टेंट तेजी आई है। ओके रुपेश जी, अब मेरा अगला सवाल होगा डिमांड को लेकर। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, दोनों डिमांड किस तरह की दिख रही है अभी फिलहाल? डिमांड शानदार है। अक्टूबर के कल के आंकड़े जो आए थे 34,000 टन, 34,000 MT जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि एक काफी बड़ी फिगर है। 34,000 टन अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, 5-6 हजार टन की लोकल डिमांड है, तो 40,000 MT का मतलब 13 लाख बोरी ग्वार रोज चाहिए। तो मतलब भाव 1 करोड़ 40 जी मैं समझ गया सर। लाख बोरी की जी डिमांड पूरे एनुअलाइज हो सकती है इस हिसाब से। ओके, यानी डिमांड काफी मजबूत है और उत्पादन के जो पहले के जो नंबर्स थे उसे भी अब नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर तेजी बन रही है। तो जो करंट भाव है, क्या करंट भाव से और तेजी की उम्मीद यहाँ से आप लोगों को लग रही है? आप क्या सेंस कर रहे हैं?
काफी बाजार पिछले 10 दिनों में वन वे जो है वो काफी बड़ा है, तो एक इसको थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। कहीं कहीं भी करेक्शन आए ग्वार इस बार लेके चलना चाहिए, लेकिन अभी जो भाव हैं वो काफी बड़े हुए हैं, तो वहां पर एक बार इंतजार करना चाहिए। जहां भी कहीं 3-4%, 5% का करेक्शन आए, वहां पर बाइंग की पोजीशन अगले 6 महीने के लिए बनानी चाहिए। 12,000 रुपए गम का भाव और 6,000 रुपए ग्वार का भाव जो है वो बड़ी इजीली आएगा। ये साल बड़ा अच्छा साल है। लोवेस्ट कैरी ओवर से हम स्टार्ट कर रहे हैं पिछले 10 सालों के। फसल एक रीजनेबल फसल है, पिछले साल से तो बेटर है, लेकिन ओवरऑल डिमांड से कम है, तो किसान भी स्टॉकिस्ट है। तो ओवरऑल मिलिंग के लिए मिलर को अच्छे भाव देने पड़ेंगे किसान को, तभी उसको जो है वो माल मिलेगा। यानी अगले 6 महीने तक बहुत ही अच्छी तेजी की उम्मीद रुपेश जी को लग रहा है, क्योंकि सब कुछ सिनेरियो यहाँ पर सपोर्ट लग रहा है। 10 सेकंड में अनुज जी आपका जवाब चाहेंगे, ग्वार को लेकर प्राइस टारगेट आपका क्या है? टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम? देखिए, दोनों ही ग्वार सीड ग्वार गम कॉन्ट्रैक्ट हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हमें लगता है कि जल्दी ही एक 5400 का पड़ाव है ग्वार सीड के लिए। अगर 5400 ब्रेक करता है तो आपको 5600 का टारगेट देखने को मिलेंगे। वहीं ग्वार गम में करीबन 10,900 का एक पड़ाव है। अगर 10,900 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको करीबन 11,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमारा रिकमेंडेशन बाय का था, जो कि यहाँ पे टारगेट 42 दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, रुपेश जी आपका, रविंद्र जी आपका, प्रीतम आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरे ही फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल राय भी पूरे ही कम्युनिटी मार्केट पर दी। तो मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, लेकिन